नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। कोरोना संक्रमण से मुकाबला जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में 4,329 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। ये एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है। राहत की बात यह है कि संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है। 2,63,000 मामले हैं और ये लगातार दूसरा दिन है जब 3 लाख केसेस से कम मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केवल 1.8% आबादी पर संक्रमण का असर हुआ है, लेकिन 98% आबादी असुरक्षित और उसे अभी ध्यान रखने की जरूरत है। तो इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने 9 राज्यों के 46 जिला कलेक्टर्स और चंडीगढ़ के प्रशासक से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों को इस जंग का फील्ड कमांडर बताते हुए कहा है कि इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन, अग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, कहाँ उपलब्ध हैं, ये जानकारी आसानी से मिलने पर लोगों को सहूलियत होती है और इसी तरह कालाबाजारी पर लगाम हो और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। तो कोविड से जंग के नाम पर सरकार ऐलान ज्यादा कर रही है और जमीन पर काम कम दिख रहा है। गुरुग्राम में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन मरीज अभी तक भर्ती नहीं हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों पर रवि रंजन शुक्ला की गुरुग्राम और गौतम बुद्ध नगर से ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देवीलाल स्टेडियम में बने अस्थायी कोविड अस्पताल का फीता काटकर उद्घाटन किया। अस्पताल का जायजा भी लिया। कई अखबारों में विज्ञापन आ गए हैं और सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री द्वारा अस्पताल के उद्घाटन की खबरें और तस्वीरें छाई रहीं। लेकिन 2 दिन बाद यानी मंगलवार को एनडीटीवी की टीम जब यहां पहुंची तो उद्घाटन का बड़ा बैनर तो दिखा, लेकिन मरीज एक भी नहीं मिला। अस्पताल में चल रहे काम का शोर सुनाई दिया और तेजी से काम कर रहे मजदूर ही दिखे। फोटो और प्रचार से दूर गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से अस्थायी कोविड अस्पताल की ये ताजा तस्वीर है। तैयार अस्पताल की खबर और फोटो देखकर अस्पताल पहुंचे कई मरीज बैरंग वापस लौट चुके हैं। पेशेंट की हालत नाजुक हो गई थी, तो लगभग 9 बजे के आसपास हमने तय करा कि उस पेशेंट को किसी अच्छे हॉस्पिटल में रेफर करना है। यहाँ ये सूचना दी गई थी कि हमारे को सरकारी स्तर पर बार बार कि ये 100 बेड का हॉस्पिटल है और जिसमें 80 बेड ऑक्सीजन के और 20 बेड वेंटिलेटर के होंगे। तो हमें ये उम्मीद लग जगी कि संडे को है तो क्योंकि अभी नया खुला है तो हमारे पेशेंट को यहाँ जगह मिल जाएगी। जब हमने अपने एम्बुलेंस यहाँ पेशेंट को भेजा तो यहाँ उसको एडमिट नहीं किया गया और ये बताया गया कि अभी ये चालू नहीं हुआ है। तो उसके बाद जब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसके बाद हमने यहाँ से पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल में भेजा क्योंकि ये उम्मीद थी कि अब थोड़ा पेशेंट कम आ रहे हैं, तो वहाँ भी एडमिट नहीं हुआ और अल्टीमेटली आधे घंटे पेशेंट को वहाँ सेक्टर 10 में वेट करके अल्टीमेटली उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तो निश्चित तौर पर अब युद्ध स्तर पर हर जगह पर अस्पताल बनाने चाहिए, जल्दी बनाने चाहिए और जब अस्पताल बनकर तैयार हो जाए, मरीज़ों का दाखिला होने लगे, कृपया तभी आप अपना एडवर्टीज़मेंट और फ़ोटो छपवाइए अखबारों में, वरना इससे मरीज़ों के भीतर भ्रम पैदा होता है और उनका कहना है कि ये एक भद्दा मजाक उनके साथ में किया जाता है। गुरुग्राम कोविड अस्पताल से अब हम चलते हैं गौतम बुद्ध नगर के खंडेरा गांव। कुछ दिन पहले हमने आपको खंडेरा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ये बदहाल तस्वीर दिखाई थी। मंगलवार को सुबह ही इलाके के बीजेपी विधायक और प्रशासनिक अमला जेसीबी मशीन समेत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। आनन फानन में विधायक जी ने अस्पताल के ताले खुलवाए, गंदगी देखा और 2 डॉक्टरों को टेस्टिंग के लिए बैठा दिया गया। लेकिन क्या अस्पताल में सुविधाएं बढ़ेंगी, डॉक्टरों की नियुक्ति होगी, इस सवाल का विधायक जी के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं था। कुल मिलाकर गांव में कोरोना से निपटने की कोशिश खानापूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं है।
इसमें जो गंदगी है, इस गंदगी को भी मैं अपने पास से अपने जेसी बुला करके इस गंदगी को दूर करा रहा हूँ। और यहाँ पर टेस्टिंग होगी, यहाँ पर कोरोना की किट दी जाएगी लोगों को। जब कोरोना समाप्त हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ एक MBBS डॉक्टर परमानेंट हो जाए इस टाइप से। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल कर रख दी है, लेकिन उसके बावजूद सरकारें अब भी ठोस कदम उठाने के बजाय प्रचार और फोटो पर ज्यादा जोर देती दिखाई पड़ रही हैं। गुरुग्राम से शशिकांत और दादरी से अरविंद उत्तम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के गांव, छोटे कस्बों में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति राम भरोसे है। हाईकोर्ट ने गांव की स्वास्थ्य सुविधाओं पर नाराजगी जताई और सरकार से 1 महीने के अंदर हर गांव में इंटेंसिव केयर वाली 2 एम्बुलेंस पहुंचाने को कहा है। हाईकोर्ट ने यूपी के 5 जिलों बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, जौनपुर और श्रावस्ती की स्वास्थ्य सेवाओं पर रिपोर्ट भी मांगी है। अब जौनपुर की बात करें तो यहां एक गांव में 1 महीने में 31 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि टेस्टिंग नहीं होती इसलिए कोरोना प्रमाणित नहीं होता। तो जौनपुर और बिजनौर के गांव की पड़ताल करती कमाल खान की रिपोर्ट। जौनपुर के पश्चिमी छोर से गुजरती गोमती किनारे बसे पिलखिछा गांव में 1 महीने में 31 लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर को कोरोना के लक्षण थे, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ। भवानी प्रसाद शर्मा के घर 3 लोग गुजर गए। पहले भाई प्रेम सागर शर्मा, बहू रागिनी शर्मा और पत्नी गीता शर्मा। गीता शर्मा 15 अप्रैल को बीमार हुई, 17 को गुजर गईं। अस्पताल तो सारे बंद चल रहे हैं। किसी मेडिकल स्टोर पे नपवाया बीपी बहुत लो था। किसी हार्ट डॉक्टर को संपर्क करने की कोशिश किया, सागन अस्पताल बंद थी, वहाँ प्राइवेट डॉक्टर भी देखने से इनकार कर रहे थे सब। गांव में इतनी मौतों से दहशत है। गांव का शमशान इस दहशत को और बढ़ाता है, जहां कोरोना की वजह से दूसरे इलाकों के लोग भी बड़ी तादाद में अंतिम संस्कार करने आते हैं। चाय पान की दुकानें तक बंद हैं, जहां गांव वाले फुर्सत में अड्डेबाजी करते थे। रेणु यादव टीचर थीं, पंचायत चुनाव की ड्यूटी में गईं, कोरोना जैसे लक्षण के साथ गुजर गईं। 12 तारीख को ट्रेनिंग किए थे, उसके बाद कहीं नहीं गए, घर पे थे, केवल स्कूल जाते थे, स्कूल से फिर वापस घर पे। जैसे बुखार हुआ था, जैसे उनको दर्द हो रहा था पूरी बॉडी में, इसलिए हम CT स्कैन कराए। बाद में दूसरे दिन सांस का प्रॉब्लम होने लगा। इलाके के खुटहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर बताते हैं कि इस बारे में SDM ने मीटिंग कर गांव में लोगों की टेस्टिंग कराने और उनमें जागरूकता फैलाने के लिए आशा वर्कर को जिम्मेदारी दी है। जितनी आशा संगिनियां हैं, इनको जाके क्षेत्र में संदेश देना कि आपके जो भी इस तरह से लक्षण से ग्रसित मरीज हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस फूलने की समस्या से, इनको दवाएं देना। दवाओं देने के साथ साथ लगे हाथ जांच भी करा देना, ताकि ऐसे कोई गंभीर मरीज है तो तुरंत पकड़ में आ जाए जांच में। बिजनौर जिला अस्पताल में कोविड मरीज भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ मरीज और तीमारदार दोनों परेशान हैं। तीमारदार कहते हैं कि स्टाफ काम नहीं करता, ना वक्त पे दवा देता है, ना ऑक्सीजन। नाम है, मेरी मदर जो है हॉस्पिटल में ही गवर्नमेंट जॉब पे सर्विस है, वो उनका भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इंजेक्शन के लिए कह रहे स्टाफ को बुला रहे, स्टाफ आने को तैयार है। सिलेंडर बदलने के लिए कह रहे सिलेंडर खत्म हो गया है, वो सिलेंडर चेंज करने के लिए तैयार नहीं है कोई। अस्पताल का स्टाफ कहता है कि मरीज ज़्यादा हैं और स्टाफ बहुत कम स्टाफ से इलाज करना बहुत मुश्किल है। तीनों वार्ड में अपना स्टाफ अलग अलग होना चाहिए। अब 2 स्टाफ है, तीनों वार्ड देखने में दिक्कत आती है। ये 3 वार्ड में कितने मरीज हैं टोटल? 3 वार्ड में इसमें कि एक वार्ड में कम 30 मरीज हैं। किसी में 30 है, किसी में 22 है, किसी में 28 है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि छोटे शहर और गांवों की स्वास्थ्य सेवा समझने के लिए हमने बिजनौर को टेस्ट केस के तौर पे लिया। बिजनौर शहर की आबादी 9,25,312 है। यहाँ लेवल 3 का एक भी अस्पताल नहीं। 3 सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 150 बेड हैं। यहाँ सिर्फ 5 बाईपैप और 2 नेजल कैन्यूला हैं। ग्रामीण बिजनौर की आबादी करीब 32 लाख है। यहाँ 10 CHC हैं, यानी 3 लाख के लिए 1 CHC। 3 लाख की आबादी पे यहाँ सिर्फ 30 बेड हैं। 300 बेड के लिए 17 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं। एक भी बाईपैप नेजल कैन्यूला नहीं है। 300 बेड पे
सिर्फ 250 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। गांवों में लोगों में कोरोना के लक्षण भी हैं और मौतें भी हो रही हैं, लेकिन ये तब तक प्रमाणित नहीं होगा कि मौतें कोरोना से हुई हैं जब तक टेस्टिंग ना हो जाए। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गांवों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो। बिजनौर में जुबैर और जौनपुर में राजेश श्रीवास्तव, कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और अब खबर बिहार से। पटना हाईकोर्ट ने कोरोना से होने वाली मौतों के अलग अलग आंकड़े बताने पर बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है। दरअसल वहां मुख्य सचिव ने तो हलफनामा दिया, वो पटना प्रखंड आयुक्त के हलफनामे से बिल्कुल अलग है। दोनों में मौत का अंतर काफी ज्यादा है। जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार 86 मौतें 31 मार्च से 12 मई तक हुई। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में बताया गया कि 1 मार्च से 13 मई तक अब तक बक्सर में बस 6 मौतें हुई। जिला प्रशासन का कहना है कि इसी दौरान कोविड से मरने वालों की तादाद 93 है, लेकिन प्रखंड आयुक्त के दफ्तर के हलफनामे में बताया गया कि 5 मई से 14 मई के बीच 4 धाम घाट पर 789 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। अब जजों ने मुख्य स्वास्थ्य सचिव से 2 दिन में सारे तथ्यों के साथ नई रिपोर्ट रखने को कहा है। हाल ही में बक्सर में 70 से ज्यादा शव तैरते मिले, जिनका पोस्टमार्टम कराया गया, जिनका DNA सुरक्षित रख लिया गया है। आइए सुनते वहां पे लोगों का क्या कहना है। मार्च में स्लो एवरेज था, मतलब 50-60 के एवरेज चल रहा था प्रतिदिन। हाँ, 24 घंटे मिलाकर। वहीं अगर आ जाए मई में, तो मई में कुछ चला था, मतलब 2-4-10 दिन एवरेज चला था उसका 160-80 के आसपास में आ गया था, लेकिन फिलहाल अभी 60-70 के एवरेज में चल रहा है। अप्रैल महीने में किस तरह का रेशियो रहा? अप्रैल में 70-60 के एवरेज चल रहा था। वहीं कुछ मई में 2-4-10 दिन के लिए ज़्यादा हुआ था शुरुआत में। अप्रैल और मई महीने में क्या रेशियो? बहुत सीरियस था। कितना? लगभग प्रतिदिन हो गया था, करीब 100-150, 220, 230 तक गया है लास्ट तक। उसके बाद इस समय में जो हुआ है बहुत कम हो रहा है अभी। और सामान्य दिनों की अपेक्षा अगर हम लोग बात करें मार्च, अप्रैल, मई में, तो क्या आपको रेशियो नजर आया है? बहुत कम आ रहा है अभी। पहले तो बहुत काफ़ी था, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। इधर बहुत काफ़ी हो गया है, 200-250 से ऊपर हो रहा है रोज प्रतिदिन 200 से ऊपर। कोविड पेशेंट ना कोई गारंटी नहीं है कोविड पेशेंट की, ऐसे रेशियो में बता रहा हूँ, उसमें कोविड पेशेंट भी है। अभी माननीय हाईकोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है डेड बॉडीज को लेकर, नगर परिषद कितना फॉलो कर रहा है? हम लोग टोटली फॉलो कर रहे हैं डेड बॉडीज के लिए। देखिए, हम लोग को जो भी सूचनाएं मिलती हैं कि अगर यहाँ कोविड का पेशेंट मर गया है और परिवार वाले नहीं कर रहे हैं, तब भी हम लोग घर से ले जा के उसका फ्यूनरल करवा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार मौजूद हैं। मनीष, मौत के आंकड़ों में इतना अंतर कैसे आ सकता है 2 सरकारी तथ्यों में? देखिए निधि, मैं आपको बता दूं कि अभी जो एक आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसके अनुसार बक्सर में 19 मार्च से लेके यानी कि कल तक वहां पर जो आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई थी कि कोविड से 108 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आज जो आंकड़े जारी किए गए उसमें ये मृत्यु के संख्या को छिपाया गया है। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के आला अधिकारी जो हैं उनकी एक रुचि है कि जो असल सच्चाई है मृत्यु के बारे में वो सामने ना आए। जहां तक शमशान गृह का बात है तो सबने माना है कि अभी थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन अप्रैल और मई के 10 मई तक 12 मई तक जो है मृतकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि इसमें एक डिस्प्यूट यह है कि कितने लोगों की मौत सामान्य रूप से हुई, कितने लोगों की कोविड से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बिहार में जो ग्रामीण इलाकों में जो मौत हुई है वो न सरकारी आंकड़े में आ रही है और न ही सरकार का कोई अधिकारी इस बात में रुचि रखता है कि वो सारे जो मौत हैं उसके कारण का पता चले या उनकी संख्या का पता चले। ये एक तरह से संख्या को छिपाने के चक्कर में जो है हर बात जो है परत दर परत जो है बातें खुलती जा रही हैं। निधि, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस जानकारी के लिए। और जो हाई कोर्ट्स हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या पटना हाई कोर्ट हो, वो सख्ती दिखा रहे हैं और वो एक तरह से हालात को संभाले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष। और देश की बात में आगे है, बिहार में मुख्यमंत्री वर्चुअल दौरे वो कर रहे हैं, तो ठीक ठाक हालात की हकीकत क्या है, एक और रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बिहार में नीतीश कुमार ने तय किया है कि कोरोना का इंतजाम देखने के लिए जिले का वर्चुअल दौरा करेंगे। वर्चुअल दौरा करने पर उन्होंने पाया कि सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ असलियत में कितना ठीक ठाक है ये तो उस वक्त पता चला जब एक वीडियो सामने आया। हाजीपुर की सामुदायिक रसोई में सुबह से जबरदस्त इंतजाम दिखे। बैनर, पोस्टर, साफ सफाई, सब कुछ पूरा प्रशासनिक अमला जमा हुआ था। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से सीधे बात कर जमीनी हकीकत देखना चाहते थे, लेकिन जमीनी हकीकत के नाम पर अधिकारी उन्हें क्या दिखा रहे थे, इसकी भी एक तस्वीर सामने आई। खाना खाने वाले लोगों से रिहर्सल कराई जा रही थी कि वो मुख्यमंत्री को क्या बोलें। खैर, अधिकारियों ने नीतीश कुमार को सब कुछ दिखाया भी, लोगों से बात भी कराई। अधिकारियों के मुताबिक वो संतुष्ट भी हुए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल टूर किया गया 2 सेंटर का, एक हाजीपुर के सेंटर का और एक वैशाली उच्च विद्यालय महुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दोनों सेंटर का टूर किया गया। वहाँ लोगों से पूछा गया, फीडबैक लिया गया कि किस तरह का व्यवस्था है। किचन का इंस्पेक्शन किया गया कि वहाँ पे साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है, खाना बनाने की क्या व्यवस्था है, और ओवरऑल सब चीज़ संतोषजनक है। तो बिहार बद इंतजामी से ऐसे लड़ता है, अफसर अपने मुख्यमंत्री को एक सुनहरी तस्वीर दिखा देते हैं और मुख्यमंत्री संतुष्ट हो जाते हैं। हाजीपुर से कौशल किशोर के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी से ग्लूकोज और सलाइन से तैयार नकली रेमडेसिविर का शिकार मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई और बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री को खत लिखकर उन्होंने यह दावा किया है। उनका कहना है कि इस वजह से उनके रिश्तेदार की मौत भी हुई है। हालांकि गिरफ्तार आरोपियों पर अब तक हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ है। ग्लूकोज और नमक के इंजेक्शन को रेमडेसिविर के नाम से बेचने वाले गिरोह ने खासो आम में कोई भेदभाव नहीं किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई पूर्व मंत्री और गोटे गांव से बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खत लिखकर दावा किया है कि दमोह उपचुनाव में काम करने के बाद वो संक्रमित हुए। उन्हें भी जबलपुर में इलाज के दौरान 6 नकली इंजेक्शन लगाए गए। जिस हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया था वहां उन्हें कुल 12 इंजेक्शन लगे, इसमें 6 नकली थे। विधायक ने कहा कि नकली इंजेक्शन से कई मरीजों की मौत हुई है। इसमें राजनीतिक व्यक्ति, सिटी हॉस्पिटल जबलपुर का प्रबंधक और सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। फेफड़ों का इंफेक्शन वो 4% था। दोबारा एडमिट हुआ तो सीटी स्कैन 25 तारीख को कराई, तब वो 15 और 16% था। इंजेक्शन 6 इंजेक्शन लगने के बाद, और उसके बाद जब 6 इंजेक्शन लगे उसमें मैं ठीक हो गया। मतलब 16% भी वो 6 इंजेक्शन बाद वाले में ठीक हो गया। उसी प्रकार से हमारे साले दिनेश पटेल जी, उनको मात्र 2% इन्फेक्शन था। उसी समय जब मुझे हुआ तो उसके 2-3 दिन बाद। उन्होंने अपने खत में दावा किया कि वो खुद भुक्तभोगी हैं। उनके परिवार के दिनेश पटेल की 42 साल की उम्र में कोरोना से मौत हो गई। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद नेता और सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत मोखा समेत 3 पर मामला दर्ज किया। रासुका लगा, लेकिन इस कागजी कार्रवाई पर कांग्रेस ने तो सवाल उठाए ही हैं। पटेल को भी ये लगता है कि नाकाफी है। मुझे जानकारी लगी कि जो सिटी हॉस्पिटल का जो संचालक है उसको मात्र 3 महीने का वो NSA लगाया गया है, जबकि 1 साल का नियम के 1 साल। तो मेरा मांग है कि 1 साल के नीचे उसको किसी प्रकार की रियायत नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों की कठोर से कठोर कार्रवाई जितनी हो सकती है, तो पूरे जीवन उन्होंने हजारों लोगों की जानें ली हैं। हालांकि इस आरोप पर सरकार के भी अपने तर्क हैं। किसी भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। मैंने तो स्वयं कल ट्वीट किया और बोला है कि यदि ऐसे पहले भी कोई मामले हों जो सरकार की जानकारी में नहीं है, यदि किसी परिजन ने या किसी मरीज को की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए किसी ने रेमडेसिविर ज़्यादा मूल्य में बेचे हैं, तो मुझे संज्ञान में लाएं। हम उचित स्थान पर उसकी कार्रवाई करवाएंगे जांच के बाद। तो हमारी सरकार तो कटिबद्ध है कि ऐसी व्यवस्थाएं को हम ठीक कर सकें। काश आपदा में अवसर की अकेली कहानी होती। अब राजगढ़ के जिला अस्पताल में कोविड ICU को देखिए। 6 महीने पहले लगभग 80 लाख में बना, 20 लाख से ज़्यादा सिर्फ सिविल वर्क में लगा। लेकिन पहली बरसात में ऐसी हालत कि ICU में लेटे मरीज को छाता लगाना पड़े। जांच करने के पश्चात ही पता चलेगा कि गलती कहाँ है, हुई है, किससे हुई है।
और इसके लिए भी तो हम हाल फिलहाल सब मरीजों की सुरक्षा के लिए जो ऐतिहासिक कदम है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो और उनके इलाज सुचारू रूप से चलता रहे। इंदौर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से मौत के 8 मामले सामने आ चुके हैं। ये और बात है कि पुलिस अब तक ये नहीं बता पाई है कि कितने नकली इंजेक्शन बांटे गए। ये भी और बात है कि सूत्रों के हवाले से ये सुर्खियां बनने लगी हैं कि 90% नकली इंजेक्शन के मामलों में मौत नहीं हुई बल्कि मरीज ठीक हो गए हैं। अब सूत्रों से ये क्यों नहीं पूछा जाता कि अब तक इन मामलों में गैर इरादतन हत्या का ही मुकदमा चल रहा है, तो ऐसे में क्या प्रशासन के इरादे साफ नहीं होते और क्या 8 मरीजों की मौत हत्या का मामला चलाने के लिए नाकाफ़ी है। नरसिंहपुर से आशीष, राजगढ़ से तनवीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे, जम्मू कश्मीर में 10 जिलों में हफ्ते भर से नहीं लगे हैं टीके। जम्मू कश्मीर में टीकाकरण की रफ्तार थमी है। घाटी में एक सेंटर में तो 11 दिन से नहीं लगे हैं टीके और राज्य में 10 जिलों में हफ्ते भर तक एक भी टीका न लगाने के बाद अब सरकार आंकड़े जारी करने उसने बंद कर दिए हैं। नजीर मसूदी की रिपोर्ट। पिछले 11 दिनों से श्रीनगर अस्पताल का ये टीकाकरण कक्ष बंद है। 8 मई से यहाँ पर टीके मिल ही नहीं रहे हैं। रोजाना 63 साल के अली मोहम्मद, जो पेशे से दर्जी हैं, इस उम्मीद में यहाँ आते हैं कि उन्हें टीका लगाया जाएगा, लेकिन मायूसी ही हाथ लगती है। बढ़ते मामलों को देखकर ये फिक्रमंद हैं, लेकिन वैक्सीन कब मिलेगी ये कोई नहीं बताता। मिलता ही नहीं है किसी जगह, सब जगह अगर जिस जगह जाएगा उस जगह बोलते हैं वैक्सीन नहीं है। वैसे है नहीं, टीवी पर उसे बहुत भाषण देता है। कश्मीर घाटी के 10 जिलों में हफ्ते भर तक एक भी टीका न लगने के बाद अब सरकार ने टीके के आंकड़े ही जारी करना बंद कर दिया है। जम्मू क्षेत्र में भी टीके की कमी है। रविवार को जारी किए सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जम्मू में सिर्फ 9000 टीके लगे। अधिकारियों का कहना है कि बुधवार तक टीके आने की उम्मीद है। हालांकि पिछले हफ्ते टीके मिलने में कुछ देरी हुई है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में ये समस्या सुलझ जाएगी। जम्मू कश्मीर में कोविड के नए मामले और मौतें दोनों में ही भारी इजाफा हुआ है। सोमवार को कोविड की वजह से 73 लोगों की मौत हुई, जो अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हैं। कश्मीर में पिछले 11 दिनों से वैक्सीन गायब है। सरकार के अपने ही आंकड़े सरकारी दावों की पोल खोल रही है, लेकिन जब सरकार वैक्सीन देने में नाकाम हुई तो उसने वैक्सीन के आंकड़े ही जारी करना बंद कर दिए। श्रीनगर से नजीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामले जैसे ही बढ़े, दवा की मांग भी बढ़ी। बाजार में दवाई की किल्लत है। 13 राज्यों में ही अब तक करीब ब्लैक फंगस के 3500 मामले रिपोर्ट हुए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने साफ किया है कि 1 से 14 मई के दौरान राज्यों को इसके लिए 1 लाख वॉयल्स की सप्लाई की गई। पहले मुंबई, फिर बेंगलुरु और फिर तमाम राज्यों से आ रही है कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की शिकायत, जो बिल्कुल जानलेवा हुआ जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र में 2000 मामले, गुजरात में करीब 600, मध्य प्रदेश में 300 मामले, दिल्ली में 150 के करीब, कर्नाटक में 100, राजस्थान में 100, छत्तीसगढ़ में 76, जिसमें रायपुर में 44 मामले, हरियाणा में 60, बिहार में 50, यूपी में 30 के करीब, झारखंड में 10, आंध्र प्रदेश में 9 और पंजाब से 2 मामले की खबर अब तक है। तो 3 कारण हैं। कोविड अपने आप से जो है थोड़ा सा इम्यूनिटी कम हो जाता है, साथ में डायबिटीज़ हो या डायबिटीज़ बन जाए तो उससे इम्यूनिटी कम हो जाता है, और तीसरा कि अगर कोई दवाई ली जाए जैसे इम्यूनिटी कम हो रही है तो भी जो है इन सबको मेल जोल से अभी आप देख रहे हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस जो नोज़ और आई, नाक और आँख का और ब्रेन का इन्फेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। शरीर की कम इम्यूनिटी इस बीमारी को न्योता देती है और मामलों में आई तेजी ने बाजार में इसके इंजेक्शन की किल्लत पैदा कर दी है।
जैसे कि एकदम से डिमांड बढ़ी है और सप्लाई कम है, क्योंकि जितना भी कंपनीज के पास स्टॉक्स थे वो पहले गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी वगैरह जहां जहां जरूरत पड़ी और जहां जहां ये डेवलप हुआ वहां चले गए। और जब तक मेरी अभी कंपनियों से अलग अलग बात हुई है, 7 से 8 कंपनीज को बना रही हैं, वेडनेसडे तक इसकी सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी नॉर्मल। अब ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी, मांग की कि केंद्र सरकार इसको अपने कंट्रोल में ले। पिछले 4-5 दिन में हमें हमारी जो एसोसिएशन है, दिल्ली ड्रग ट्रेडर्स एसोसिएशन, उन्होंने बताया कि इसकी डिमांड में बहुत तेजी आई है और ये दवाई बाजार में अवेलेबल नहीं है। कहीं इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को एक पत्र लिख करके ये मांग की है कि जो कंपनियां इस दवाई को बनाती हैं उन कंपनियों की सप्लाई का कंट्रोल केंद्र सरकार अपने हाथ में ले। बीमारी पुरानी है पर कोरोना ने इसके मामले बढ़ा दिए हैं। इलाज लंबा है और खर्च भी महंगा, लिहाजा इसको समझने से लेकर सावधानी बरतनी जरूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोरोना ने रौद्र रूप दिखाया है। यहां पर 2 जुड़वा भाइयों की कोरोना से 24 घंटों के भीतर मौत हो गई। जो भाई एक साथ पैदा हुए, साथ ही चल बसे। उम्र मात्र 24 साल की थी। मेरठ में रहने वाले ग्रेगरी रेमंड राफेल के दोनों बेटे इंजीनियर थे। नाम था जॉफ्रेड और रॉल्फ्रेड। इसी 23 अप्रैल को दोनों ने अपना 24वां जन्मदिन मनाया था, लेकिन किसे मालूम था कि यह आखिरी जश्न होगा। जन्मदिन के अगले ही दिन दोनों को कोरोना हो गया। दोनों भाई लगभग 13 दिन मेरठ के आनंद अस्पताल में आईसीयू में भर्ती रहे। पहले जॉयफ्रेड की मौत हुई और थोड़ा बेहतर हो रहे रॉल्फ्रेड को जब पता चला कि उसका जुड़वा भाई नहीं रहा, तो अगले ही दिन रॉल्फ्रेड ने भी दम तोड़ दिया। 1 मई को हमारे यहाँ पे आए तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली रॉल्फ्रेड हैड कार्डियक अरेस्ट। दोनों का जो सीटी स्कैन होता चेस्ट का, उसका स्कोर 25/25 था। दोनों का 25/25 था और दोनों को वेंटिलेटर की सपोर्ट दी। बट ऑन 13 सडनली वन ऑफ देम हैड कार्डियक अरेस्ट अगेन एंड वी कुड नॉट रिवाइव हिम। और जैसे ही वो दूसरे भाई को पता चला तो वो ही इंक्वायर्ड अबाउट कि मेरे उसको भाई को क्या होगा, तो फिर उसको भी ही आल्सो वेंट इनटू this thing depression and next day he also died. ग्रेगरी के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार इतना टूट चुका है कि कैमरे पर आकर बोलने की हिम्मत भी नहीं है। ग्रेगरी रेमंड ने बताया कि वो और उनकी पत्नी सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ाते हैं। उनके दोनों बेटों ने बीटेक की पढ़ाई की, जिसके बाद अच्छी कंपनियों में दोनों की नौकरी लग गई। दोनों बेटों के जन्म में सिर्फ 3 मिनट का अंतर था। रॉल्फ्रेड के दोस्त सुमित ने हमें बताया कि दोनों भाई एक साथ ही रहते थे, एक से कपड़े भी पहनते थे। हमारे संग तो यहाँ खेलते थे खूब, मतलब हम साइकिल चलाना यहीं सीखे, वो बचपन से देखा, बहुत अच्छे थे और बाहर जॉब करते थे। बहुत अच्छा नेचर भी अच्छा था, सब फैमिली में सबका ही नेचर बहुत अच्छा है, सभी बहुत अच्छे हैं। दोनों ट्विंस थे, जो वो कपड़े पहनते थे वही वो कपड़े पहनते थे। दोनों तीनों ब्रदर में बहुत प्यार था। मेरठ यूपी में सबसे प्रभावित जिलों में से एक है। यहाँ के गांव भी कोविड से बुरी तरह प्रभावित हैं। दोनों भाई मेरठ के इसी आनंद हॉस्पिटल में एडमिट थे और डॉक्टर्स की माने तो जब उनको यहाँ पर लाया गया था तब जो बड़ा भाई था जॉफ्रेड, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ था और दोनों भाई इतना जुड़े हुए थे एक दूसरे से कि एक की मौत का सदमा दूसरा बर्दाश्त नहीं कर सका। सहयोगी मोहम्मद मुसरीन के साथ मेरठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।